आफ्टरनून बच्चों कल मैंने आपको आपका जो 6 चैप्टर है समास, उसमें समास की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, समास के भेद और अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास मैंने आपको कल समझाया बच्चों। ठीक है, आज बच्चों हम जो हमारा आपका तीसरा समास है कर्मधारय समास, उसको आपको हम समझाते हैं। ठीक है, तो बच्चों जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात जिस समास पद या समासिक पद में मतलब बाद का पद प्रधान हो और जो दोनों पद हैं उनके बीच में विशेष विशेषण विशेषण विशेष्य का संबंध हो, मतलब एक दूसरे की विशेषता बताए तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, तो इसका अर्थ होगा नीला है जो कमल, तो ये जो नीला है ये विशेषण है और कमल विशेष्य है। ठीक है, ये कमल की विशेषता बताता है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। जैसे नीलांबर, तो नीला है जो अंबर, तो अंबर कैसा है, नीला, तो यहाँ पर नीला विशेषण है। कमल नयन, मतलब कमल के समान नयन, तो नयन कैसे है, कमल के समान, ये उपमेय। ठीक है, उपमा दे रहा है, उपमेय उपमान। ठीक है, कमल की उपमा दी है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो मुख की जो तुलना है चंद्रमा से की, चंद्रमा मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है बच्चों। इसके चौथा है द्विगु समास। तो बच्चों इसमें जिस समास पद का पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण हो तथा दूसरा पद समूहवाचक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है, मतलब इसमें समूह का बोध होता है। ठीक है बच्चों, जैसे नवरत्न, तो बच्चों यहाँ पर नव और रत्न, ये नव पूर्व पद है और रत्न उत्तर पद है, तो इसमें पहला पद देखिए नव संख्यावाची है, ठीक है, और रत्न, नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तिराह, 3 राहों का समाहार, तो यहाँ पर आपका द्विगु समास है बच्चों। ठीक है, इसको आप ऐसे पहचान सकते हैं, जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है बच्चों। उसके बाद है द्वंद्व समास बच्चों। 5वां समास है आपका द्वंद्व समास। जिन समास पदों के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसमें बच्चों क्या होता है, पहले वाले में पढ़ा आपने, पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों पद समान होते हैं, इसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही समान होते हैं, दोनों ही प्रधान होते हैं मतलब। और जब इनका विग्रह करा जाता है दोनों पदों का, तो उसके बीच में और तथा या अथवा ऐसे योजक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है बच्चों। इसको हम एक और तरीके से पहचान सकते हैं द्वंद्व समास को, इन दोनों के दो जो आपके है ना पूर्व पद और उत्तर पद, उन दोनों के बीच में डैश लगा होता है, देखिए डैश लगा होगा, ठीक है, तो पहचान सकते हैं कि वहाँ द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों ही प्रधान हैं। जीवन मरण, जीवन या मरण। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है, तो दोनों के बीच देखिए डैश लगा रहता है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद जो हमारा छठा है आखिरी समास है हमारा बहुव्रीहि समास। जिस समास पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अब देखिए आपने ऊपर जो पढ़ा इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन जो छठा है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना इसमें पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, और समास पद जो होता है वो किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, मतलब जो पूरा समास पाप का सामासिक पद है वो किसी अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, किसी अन्य शब्द की, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, तो क्या हो, कौन होगा, गणेश। दशानन, 10 हैं आनन, आनन माने होता है सिर,
10 हैं आनंद जिसके, कौन है? रावण। त्रिनेत्र, 3 हैं नेत्र जिनके, कौन है? एकदम आपके दिमाग में कौन आ जाएंगे? शिव जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो वहाँ क्या हुआ? शिव जी। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद बच्चों ये 2 चीज़ें और हैं इसमें, कर्मधारय और बहुब्री समास में अंतर। ये बच्चे जो दोनों समास होते हैं, कर्मधारय बहुब्री, दोनों ही समास देखने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या अंतर होता है ये मैं आपको बच्चों बताती हूँ। कुछ समासिक पद कर्मधारय तथा बहुब्री दोनों समासों में पाए जाते हैं। मतलब कुछ जो समासिक पद हैं उनमें कर्मधारय भी हो सकता है और बहुब्री समास भी हो सकता है। ठीक है, अतः दोनों को अंतर समझने के लिए इनके विग्रह को समझना पड़ेगा। जब हम विग्रह करेंगे तब समझेंगे। जैसे कर्मधारय समास में पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। जबकि बहुब्री समास में संपूर्ण समस्त पद किसी अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, जो कर्मधारय समास है इसमें दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, लेकिन जो बहुब्री समास है इसमें दोनों जो समस्त पद होता है वह किसी अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। अब उदाहरण देखिए, जैसे दशानन, तो हम इसको 10 मुखों वाला, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 10 मुखों वाला, तो ये कर्मधारय समास है। और हम लिखेंगे 10 मुख हैं जिसके, अगर इसका अर्थ लगाएंगे तो क्या बनेगा? रावण। लंबोदर, इसका क्या होगा? लंबा उदर, ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। लेकिन लंबा है जिसका उदर, तो क्या होगा? गणेश। नीलकंठ, नीलाकंठ, नीलाकंठ लिखेंगे तो बनेगा कर्मधारय समास। लेकिन लिखेंगे नीला है कंठ जिसका, तो शिव जी। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा हमारा द्विगु और बहुब्री समास में अंतर। इसमें भी बच्चों जो हमारा द्विगु समास होता है इन दोनों में भी अंतर होता है, दोनों ही एक जैसे लगते हैं। जैसे द्विगु समास में भी समस्त पद का पहला पद होता है वो संख्यावाची विशेषण का, तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। जबकि बहुब्री समास में संपूर्ण समस्त पद की संज्ञा शब्द की विशेषता का कार्य करता है। लेकिन बहुब्री समास में भी देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें संख्यावाची शब्द हैं। ठीक है, जिन्हें तो कुछ समस्त पद ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों समासों के अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे तिरंगा बच्चों, 3 रंगों का समूह। ठीक है, अगर लिखेंगे 3 रंगों का समूह तो द्विगु समास, लेकिन 3 रंग है जिसमें, तो तिरंगा। तो इसको हम द्विगु समास में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ हमको ये लिखना पड़ेगा, 3 रंगों का समूह। अब जैसे चतुर्भुज लिखा है, देखिए 4 भुजाओं का समूह, ये लिखेंगे तो द्विगु समास है। लेकिन अगर हम लिखें 4 भुजाओं का समूह है जिसका, तो कौन है? विष्णु। इस तरह बच्चों ये आपका आज समास का चैप्टर खत्म हो गया। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट करिएगा, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे पूछिए। ठीक है, कल हम इसका अभ्यास वर्ग है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है बच्चों, हरे कृष्णा।